नमस्कार। जीके विद योगेंद्र गोस्वामी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के अध्याय फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद के पार्ट सेकेंड का अध्ययन करेंगे। पहले वीडियो में हमने फ्रांस तक का वर्णन पढ़ा था। इस दूसरे वीडियो में हम 3 प्रमुख देशों के बारे में देखेंगे, जिसमें नंबर 1 इटली, नंबर 2 यूनान और नंबर 3 जर्मनी। ये तीनों ही यूरोप के देश हैं, क्योंकि हमने यहां यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना है। और यूरोप के राष्ट्रवाद से मतलब पूरे महाद्वीप के देशों में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले इसमें इटली। जब इटली का नाम आता है या किसी भी देश का नाम आता है, वहां के एकीकरण या स्वतंत्रता में वहां के क्रांतिकारियों का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। और इटली के एकीकरण में 3 प्रमुख लोगों ने भूमिका निभाई, जिसमें सबसे पहले ज्यूसेppe मैक्सिनी, जिसका जन्म 1807 ईस्वी जेनोवा में हुआ। और ये कार्बोनारी एक गुप्त संगठन का सदस्य था। 24 वर्ष की आयु में वहां जब ये हुआ तो 1831 ईस्वी में लिगुरियाई क्रांति हुई, जिसके कारण ज्यूसेppe मैक्सिनी को इटली से निकाल दिया गया। और इटली से बाहर फिर उसने 2 गुप्त संगठन बनाए। एक यंग इटली मार्सेई में, दूसरा यंग यूरोप बर्न। और इन दोनों संगठनों के जो सदस्य बने वो युवा मतलब यंग, नवयुवक, और वो पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली के थे। ज्यूसेppe मैक्सिनी के बाद इटली के एकीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, दूसरा नाम आता है काउर, जिसका वास्तविक नाम या पूरा नाम काउंट कैमिलो दे काउर। ये सार्डिनिया पिडमांट के शासक इमैनुअल द्वितीय का प्रधानमंत्री था। इसने भी इटली के कई प्रदेशों को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और तीसरा नाम आता है गैरिबाल्डी। इन तीनों लोगों ने इटली के एकीकरण में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे आगे फिर इटली के बाद अब यूनान का हम अध्ययन करेंगे। यूनान के लिए स्वतंत्रता का जो संघर्ष है वो 1821 में आरंभ होता है। और इस स्वतंत्रता के संघर्ष में अनेक कवि, कलाकारों और यूरोप के बुद्धिजीवियों का बहुत अधिक योगदान रहा। एक कवि का मैं आपको यहां उदाहरण देता हूं, लॉर्ड बायरन, एक कवि जिसने अपनी कविताओं के माध्यम से जो पैसा अर्जित किया उसको यूनान की स्वतंत्रता पर खर्च किया। और इस कवि
कि 1824 ईस्वी में बुखार के कारण मृत्यु हो जाती है। एक युद्ध के बाद 1832 ईस्वी में एक संधि होती है जिसे कुस्तुनतुनिया की संधि के नाम से जाना जाता है, और एक इस प्रकार यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जर्मनी एकीकरण। अब जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में, और इसमें समय लगा 7 वर्ष। और तीसरा जो प्रश्न बनता है, किसने किया? ऑटो वन बिस्मार्क ने इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इस ऑटो वन बिस्मार्क का साथ दिया प्रशा के सम्राट ने। क्यों? क्योंकि प्रशा का जो सम्राट है विलियम प्रथम का ऑटो वन बिस्मार्क प्रधानमंत्री था। इस प्रकार अब हमने देखा इटली, यूनान और जर्मनी का एकीकरण। पहले पार्ट में हमने फ्रांस की क्रांति देखी। अब इस अध्याय में कुछ मुख्य शब्द या परिभाषाएं आई हैं, उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उदारवादी। अब उदारवादी कहते किसे हैं? उदारवादी एक लातीनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आजाद। तो वो व्यक्ति जो तेजी से बदलाव में विश्वास रखते हैं उन्हें हम उदारवादी कहते हैं। इस उदारवादी के ठीक विपरीत होता है रूढ़िवादी। ये वो व्यक्ति होते हैं जो तेजी से बदलाव में विश्वास नहीं रखते हैं, उन्हें रूढ़िवादी कहते हैं। तीसरा शब्द आया इसमें नारीवादी। नारीवादी वो व्यक्ति होते हैं जो महिलाओं को सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक अधिकार दिलाने के पक्षधर होते हैं। क्षेत्र वो कोई भी हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है। नारीवादियों में सबसे प्रमुख जो नाम हमारे इस अध्याय में आता है वो है लुइजे ऑटो पीटर्स, जो एक नारीवादी महिला थी। चौथा इसमें आता है नृजातीय समूह किसे कहते हैं? एक समान नस्ल, जनजाति और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को नृजातीय समूह कहते हैं। रोमानीवादी। रोमानीवादी उन लोगों को कहते हैं जो देश में राष्ट्रवाद के विकास के लिए काव्य, कहानी, साहित्य आदि का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोगों को रोमानीवादी कहा जाता है। इसके बाद नंबर 6 जालवेराइन। ये एक संघ था जिसका गठन किया गया और इसका उद्देश्य था सारे यूरोप में शुल्क अवरोधों को समाप्त करना, और दूसरा इसका उद्देश्य था मुद्राओं की संख्या इस संघ ने 30 से घटाकर 2 कर दी,
इसके बाद जो हमारा अगला शब्द आता है, इसमें जो एक प्रमुख शब्द आता है वो है यूनाइटेड किंगडम। किसे कहते हैं? तो 3 देशों इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड को संयुक्त रूप से यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। जैसा कि आप 10th क्लास में 3rd चैप्टर में भी दिया गया है, वहां आता है इंडो चाइना। तो इंडो चाइना भी 3 देशों से मिलकर बना है, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। तो इसी प्रकार ये है। इसके अलावा कुछ प्रतीक जो राष्ट्र के प्रतीक माने जाते हैं उनका हम यहां वर्णन देखेंगे। इन्हें रूपक भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इसका वर्णन यहां से, जैसे भारत माता, भारत को एक महिला आकृति के रूप में प्रस्तुत किया। ऐसे ही जर्मेनिया, तो जर्मनी को एक महिला आकृति के रूप में प्रस्तुत किया। मॉरियन, तो ऐसे ही फ्रांस को एक महिला आकृति के रूप में प्रस्तुत किया गया। फिर यूरोप में आप देखते हैं वहां के ध्वज पर कुछ चिन्ह दिखाए गए हैं, जैसे टूटी हुई भेड़िया स्वतंत्रता का प्रतीक, बलूत की पत्तियों का मुकुट वीरता का प्रतीक, इसके अलावा तलवार, तो ये संघर्ष के लिए तैयार का प्रतीक है। ऐसे ही उगते हुए सूर्य का चित्र, तो ये नए युग की शुरुआत का वर्णन हमारे सामने करता है। इस अध्याय में लगभग मेरा प्रयास ये रहा कि मैं आपको अधिक से अधिक दूं। धन्यवाद।